शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो एक बिजनेस पार्टी में अपनी मोटिवेशनल स्पीच देने आया था, पर वो पर्दे के पीछे इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना वो लोगों को दिखता था। हम देखते हैं कि वो अपनी स्पीच से पहले बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसका नाम अनाउंस किया जाता है वो भागकर स्टेज पर आता है और सभी को हैरान कर देता है। जैक अपनी स्पीच देना शुरू करता है, लेकिन वो इसी बीच नोटिस करता है कि कुछ लोग उसकी स्पीच के दौरान अंगड़ाइयां ले रहे थे और टेबल पर बड़ी शुगर क्यूब्स के साथ खेल रहे थे। जैक उनके पास जाता है और उन्हें अजीबोगरीब टास्क करने को कहता है और देखते ही देखते सभी लोगों का ध्यान सिर्फ जैक की बातों पर ही था। उस दिन जैक का शो बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसने अपनी किताब भी लिखी थी जिसे वो बीच बीच में प्रमोट करता रहता था। जैक अपने घर आता है जहां उसकी एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी। वो अपने एजेंट से कहता है कि उसे और भी शोज करने हैं, इसीलिए उसे अच्छे क्लाइंट्स चाहिए, जिस पर उसका एजेंट उसे कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और वैसे भी वो उसे हमेशा अच्छे क्लाइंट्स ही देता है। हर शाम जैक अपने घर में पड़े टेलीग्राम्स को पढ़ा करता था, लेकिन उस दिन उसे उन टेलीग्राम्स के बीच में एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। जैक को पता चलता है कि उसके फादर की मौत अभी कुछ महीनों पहले ही हुई है और पिछले 40 सालों से वो जिंदा थे। जैक को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने इतने सालों से इस सच को छुपा कर रखा था। जैक की माँ उसे कहती है कि उसके पिता एक गैर जिम्मेदार आदमी थे और वो नहीं चाहती थी कि उनकी आदतों का उसके ऊपर बुरा असर पड़े। अब क्योंकि जैक एक मोटिवेशनल स्पीकर था, इसीलिए वो समझता था कि उसकी माँ गलत नहीं थी। और वैसे भी अब तो उसके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं, तो ऐसे में जो है उनसे लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद जैक अपने पिता की सेविंग्स को लेने के लिए उनके शहर निकल जाता है। जब उसके पिता के लॉयर जैक को देखते हैं तो वो सभी बहुत खुश होते हैं, मानो जैसे कि वो इतने सालों से उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। वो लॉयर जैक को उसके फादर का एक सूटकेस देता है जिसके अंदर उनकी पुरानी चीजें थी। जैक को पता चलता है कि उसके पिता एक सर्कस चलाते थे। वो लॉयर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। जैक उसे ऊपर से पढ़ लेता है और उसे लगा कि उसके पिता उसके लिए $35,000 छोड़कर गए हैं। वो फटाफट उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, लेकिन साइन करने के तुरंत बाद वो लॉयर उसे बताता है कि वो 35,000 उसे लेने नहीं बल्कि देने हैं, क्योंकि उसके पिता के पास एक हाथी था जिसने उसका बहुत नुकसान किया था और ये उसी की भरपाई थी। जैक कहता है कि उसे फंसाया गया है और वो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। जैक उस सूटकेस को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन हम उस एलिफेंट को देखते हैं जो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जैक उसे जान बचाकर भागने लगता है, पर वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तोड़े जा रही थी। उस शहर के लोग समझ जाते हैं कि जैक उसी आदमी का बेटा है और उसे बहुत गालियां देते हैं। आखिर में जैक एक खुले मैदान में जाकर बैठ जाता है, पर वो हाथी उसे फिर भी ढूंढ लेता है। वो अपनी सूंड को एक कब्र के ऊपर रखता है और जैक देखता है कि वो उसके पिता की कब्र थी। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और वो लॉयर उसे कहता है कि उसके पास उसके पैसे चुकाने के लिए सिर्फ 14 दिन है और अगर उसने 14 दिनों में उसके पैसे नहीं चुकाए तो उसे जेल जाना पड़ेगा। जैक के लिए अब सभी रास्ते बंद हो गए थे। अगले कुछ दिनों में उसके शोज थे और ऊपर से वो हाथी उसके पीछे पड़ा हुआ था। जैक को पता चलता है कि उस हाथी का नाम वेरा था, जो उसके पिता ने उसकी माँ के नाम पर रखा था। वो मदद के लिए किसी को फोन करने वाला था, पर वेरा उसके फोन को छीन लेती है और उसे अपनी सूंड की मदद से ऊपर उठा देती है ताकि जैक उस तक पहुंच ना पाए। जैक को परेशान होता देख वेरा को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो आखिर में उसके फोन को अपने पैर के नीचे कुचल देती है। अब जैक कर भी क्या सकता था, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे एक बच्चा मिलता है। वो उसे एक आदमी के बारे में बताता है जो लावारिस जानवरों को पालता था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो हाथियों को पनाह नहीं देता, क्योंकि वो हर दिन 150 किलो तक खाना खाते हैं और उसकी खुराक वो खुद को गिरवी रखकर भी पूरा नहीं कर पाता। जैक एक स्क्रैप कार डीलर को एक रात उनके जंक यार्ड में रहने के लिए कुछ पैसे देता है। उस लॉयर ने जैक को मिसेस ब्लॉकहेड का नंबर दिया था जो कैंसस सिटी में रहती हैं। जब जैक उसे मदद के लिए फोन करता है तो वो औरत उसका नाम सुनते ही उसके मुंह पर फोन को काट देती है, जैसे कि वो नहीं चाहती थी कि वो उस तक पहुंचे। इसके बाद जैक एक जू में फोन करता है। उसकी बात मो नाम की एक लड़की से होती है जो जू में एलिफेंट्स की देखभाल करती थी। जैक उसे कहता है कि उसके पास एक एलिफेंट है, तो अगर किसी को जरूरत हो तो वो उसे बता सकती है। पर यहाँ मो को उस एलिफेंट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो इसी महीने की 24 तारीख को कुछ एलिफेंट्स श्रीलंका भेजने वाली थी। मो उसे कहती है कि अगर वो उसे एक फीमेल एलिफेंट लाकर देगा तो वो उसे $30,000 देगी। अब क्योंकि वेरा एक यंग फीमेल एलिफेंट थी, इसीलिए जैक उसे मोलभाव करता है। वो कहता है कि क्यों ना वो उसे यहाँ कर ले जाए और उसे 30 नहीं बल्कि $36,000 चाहिए। पर मो उसे कहती है कि ये उसका फाइनल ऑफर है और वैसे भी उसके सभी एलिफेंट्स 24 को वहां से जाने वाले हैं, फिर चाहे वो वेरा के साथ जाएं या फिर वेरा के बिना। जैक के पास शायद यही एक मौका था उससे पीछा छुड़ाने का, इसीलिए वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है।
उस जंक यार्ड में एक डॉग भी था जो जैक के ऊपर भौंकने लगता है। जैक तो उससे बहुत डर गया था, लेकिन वेरा उस डॉग को डराकर वहां से भगा देती है। जैक और वेरा उस रात खुले आसमान में सोते हैं, लेकिन बारिश के चलते जैक को एक कार में आकर सोना पड़ता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एक फोन आता है। ये कॉल मिसेस ब्लॉकहेड के हस्बैंड ने किया था, जो जैक से मिलना चाहता है, पर जैक उसे मिलने से मना कर देता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द सैन डिएगो पहुंचना था। रास्ते में जैक उसे कुछ सलाद खिलाता है और पीने के लिए पानी भी देता है। जैक उसे एक ट्रेन की बोगी से सैन डिएगो लेकर जाने वाला था, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वेरा ट्रेन में बैठी नहीं रही थी। जैक उसे कई बार अंदर जाने के लिए कहता है, पर वो वहीं बैठ जाती है और अपनी जगह से नहीं हिलती। इतने में वहां एक रेल कंडक्टर आता है। वो कहता है कि उसे इस एलिफेंट को इस ट्रेन में ले जाने की परमिशन किसने दी। जैक कहता है कि मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बात की है, पर वो कंडक्टर बहुत चालाक था और उससे रिश्वत लेने की फिराक में था। वो जैक से सैन डिएगो के लिए $2600 मांगता है, लेकिन जैक के पास इतने पैसे नहीं थे। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, उसके हाथ पैर जोड़ता है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर में वो उनसे कुछ पैसे लेकर उन्हें कैंसस सिटी तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि जैक के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे भी वेरा के साथ उसी ट्रेन के डब्बे में ट्रैवल करना पड़ता है। जब वो कैंसस सिटी में पहुंचते हैं तो जैक वेरा को छिपने के लिए कहता है ताकि वो कंडक्टर की नजरों से बचते हुए सैन डिएगो पहुंच जाए, लेकिन वो आदमी बहुत चालाक था। वो उन्हें कैंसस पहुंचते ही नीचे उतार देता है। जैक मिसेस ब्लॉकहेड के पास फोन करता है क्योंकि वही उसके सबसे पास थी। वर्नन वेरा को देखकर बहुत खुश होता है और वो उसे और जैक को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मिसेस ब्लॉकहेड उसे उसके पिता की बहुत सारी तस्वीरें दिखाती हैं और यहाँ जैक को पता चलता है कि मिसेस ब्लॉकहेड और उसके पिता की एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन उसके पिता ने वेरा के लिए ब्लॉकहेड को छोड़ दिया। जैक चाहता था कि वो उसे वेरा को कंट्रोल करना सिखाए क्योंकि वो जरूरत पड़ने पर कभी उसका कहा नहीं मानती थी। वर्नन उसे बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन एक ट्रिक थी जिसे सिर्फ जैक के पिता ही कर सकते थे। वो कहता है कि उसके डैड के कहने पर वेरा भारी से भारी चीजों को ढकेल दिया करती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए सिर्फ उसके पिता ही उसे मना सकते थे। जब वर्नन को पता चलता है कि वो उसे 30,000 में किसी जू को बेचने वाला है, तो वो उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि हॉलीवुड में वेरा जैसे एलिफेंट के लिए लोग बड़ी से बड़ी कीमत देने के लिए तैयार थे। इसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं हॉलीवुड की ओर वेरा को बेचने के लिए, पर उनकी ट्रक उसका वजन झेल नहीं पाती और रास्ते में उनका इंजन जलकर बंद पड़ जाता है। अब वो एक साथ आगे नहीं जा सकते थे, इसीलिए वर्नन उसे एक विजिटिंग कार्ड देता है और उसे अकेले ही हॉलीवुड जाने को कहता है। इसके बाद जैक और वेरा पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। जैक को एक ट्रक भाड़े पे चाहिए था, लेकिन कोई भी उसे बिना लाइसेंस के ट्रक नहीं देता, इसीलिए वो सभी से झूठ बोलता है कि कुछ हाईजैकर्स ने उसका सब कुछ चोरी कर लिया है, जिसके बाद उसे बड़ी आसानी से ट्रक मिल जाता है। जैक ने अब ट्रक ले तो लिया था, लेकिन वो उसे चलाना नहीं आता था। जब हाईवे पर उसका ट्रक अचानक से धीमा होने लगता है तो पीछे से आने वाला हर एक आदमी उसे गालियां दे रहा था। जैक एक दूसरे ट्रक वाले से मदद मांगता है। अब वो आदमी जैक को अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस बताता है, लेकिन जैक उसका कुछ और ही मतलब समझ लेता है और गलत बटन्स दबाने की वजह से उसकी ट्रक का अगला हिस्सा पलटने लगता है। जैक इस सिचुएशन में ऊपर वाले से प्रेयर करने लगता है क्योंकि उसे अपने सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो डर के मारे अलग अलग बटन्स दबाने लगता है और खुशकिस्मती से उससे ब्रेक का बटन दब जाता है। उसका ट्रक काफी डैमेज हो गया था, जिसे ठीक होने में कई हफ्ते लगने वाले थे, इसीलिए उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। जैक एक बार फिर से मो को फोन करता है और उससे और पैसे मांगता है क्योंकि वेरा एक ट्रेंड एलिफेंट थी, पर मो उसे कहती है कि उसे कर्तव्य करने वाले हाथी से कोई मतलब नहीं, वो किसी भी हालत में इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। इसके बाद जैक उस विजिटिंग कार्ड से टेरी को फोन करता है जो हॉलीवुड में अपना एक शो चलाया करती थी। जब जैक उसे वेरा के बारे में बताता है तो टेरी उसे वेरा के बदले $40,000 देने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ जैक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसी तरह हॉलीवुड तक पहुँचना। वो इसके बारे में एक रेस्टोरेंट में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। इस आदमी का नाम टिप टकर है और ये बहुत तेज बोलने वाला एक पागल किस्म का आदमी था। वो वहाँ बैठे लोगों से फालतू की बातें करने लगता है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि वो वेस्ट की ओर जा रहा था, वहीं जहाँ उसे भी जाना है। जैक उसके टेलीफोन का नंबर चुपके से देखकर याद कर लेता है और बाहर जाकर उसे फोन करके बोलता है कि जिस शिपमेंट को वो लेकर जा रहा है उसे कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनकर टिप को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी जैक उसके पास वापस आता है और उसे वहां लेकर चलने को कहता है। अब क्योंकि टिप के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसके लिए मान जाता है। लेकिन ये आदमी किसी सिर दर्द से कम नहीं था, ये बहुत बोलता था। आपको धमाल मूवी का वो साउथ इंडियन आदमी चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर तो याद ही होगा, ये बिल्कुल उसी के जैसा था। उससे परेशान होकर जैक चैन की सांस लेने के लिए पहाड़ों के सामने मुंह करके खड़ा हो जाता है, लेकिन टिप फोन पर किसी से बात कर रहा था
और उसे पता चलता है कि उसका शिपमेंट कैंसिल नहीं हुआ। वो समझ जाता है कि ये सब एक चाल थी, इसीलिए वो जैक के ऊपर रॉड से हमला करता है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था। पर तभी वेरा उसे पकड़ लेती है और जैक की जान बच जाती है। टिप उसका सारा सामान फेंक देता है और उसे कहता है कि वो दोबारा लौटेगा, और इस बार पुलिस के साथ। जैक को अब थोड़ी दूर और जाना था, इसलिए वो फालतू का सामान फेंकने लगता है, पर वेरा उसकी जेब में एक प्लास्टिक की नाक रख देती है। जैक किसी तरह वेरा के ऊपर बैठ जाता है और वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में वेरा को एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है और वो नहाने के लिए उसमें चली जाती है। वो दोनों पानी में खूब खेलते हैं। जैक को रास्तों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो लिफ्ट मांगने की सोचते हैं, लेकिन वेरा को देखकर कोई भी उन्हें लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। इसके बाद वो बस चलते रहते हैं और चलते चलते वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। दिन में वहां धूप और गर्मी से जैक की हालत खराब हो गई थी। वेरा जैक को धूप से बचाने के लिए खुद सूरज के सामने खड़ी हो जाती है, पर रात के समय वहां बारिश होने लगती है और वो थोड़ी चैन की सांस लेते हैं। लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि पूरा गांव पानी में भर गया था। वहां एक चर्च की दीवार गिरने वाली थी, इसीलिए सभी जैक से मदद मांगते हैं। जैक वेरा को उस दीवार को थामने के लिए कहता है। वेरा उसके लिए उस दीवार को गिरने से रोक लेती है। जैक ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ वो उसके पिता के लिए किया करती थी। गांव वाले जैक और उसके एलिफेंट की बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके चर्च को गिरने से बचाया था। दूसरी तरफ टिप अपना सारा काम छोड़कर जैक के पीछे पड़ा हुआ था। उसे टेरी का विजिटिंग कार्ड मिलता है और वो जैक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव वाले जैक की वहां से निकलने में मदद करते हैं और एक ट्रेन से होते हुए जैक रात भर में हॉलीवुड पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात टेरी से होती है और वो उसकी खूबसूरती देखकर इम्प्रेस हो जाता है। जैक उसे कहता है कि उसे वेरा के लिए $50,000 चाहिए। पहले तो टेरी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो उसकी डील को फाइनल कर देती है। जैक बहुत खुश था कि फाइनली उसे इन सब चीजों से छुटकारा मिला और अब तो उसके पास बहुत सारे पैसे भी थे। लेकिन जब वो देखता है कि वो लोग एक दूसरे हाथी को करंट देकर उससे अपनी मर्जी का काम करवा रहे थे, तो वो वेरा के बारे में सोचने लगता है। उसे लगा कि ये जगह वेरा के लिए ठीक नहीं, इसीलिए वो एक ट्रक चोरी करके वहां से भाग जाता है और फैसला करता है कि वो वेरा को मुंह के पास ही ले जाएगा। वो जैसे ही वहां से निकलता है तभी वहां पर टिप भी पहुंच जाता है। जैक किसी तरह एयरपोर्ट पर आता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, पर जैक उन्हें कहता है कि अगर वो कुछ भी गलत करे तो वो उसे शूट कर सकते हैं। जिसके बाद उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगता है, वहां पर टिप टकर पहुंच जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को उसे रोकने के लिए कहता है। अगले 3 मिनट में उनकी फ्लाइट थी और उन्होंने पूरे एयरपोर्ट पर हंगामा मचा रखा था। जैक को पता था कि टिप थोड़ा सनकी किस्म का आदमी है, इसीलिए वो ऐसे नाटक करता है जैसे कि उसके पास कोई माइक्रोफोन है और वो सभी को टिप को पकड़ने के ऑर्डर्स दे रहा हो। जब टिप उसे ऐसा करते हुए नोटिस करता है तो एकदम से मानो बौखला जाता है। वो वहाँ की सिक्योरिटी पर हमला करने लगता है। सभी उसे पकड़ने में बिजी थे और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक वेरा को प्लेन के पास ले जाता है। वहाँ पर उसे मो मिलती है जो सभी एलिफेंट्स को प्लेन पर चढ़ा रही थी। वेरा को वहाँ से जाते देख जैक बहुत इमोशनल हो जाता है और वेरा भी उसे पीछे मुड़कर आखिरी बार गुड बाय कहती है। जैक को वो जोकर की नोज मिलती है जिसे वेरा ने उसकी जेब में रखा था। वो मुंह से कहता है कि आज के दिन वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी स्पीच दे रहा होता, लेकिन जरा देखो वो आज कहाँ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक अपनी फियांसे को छोड़कर मो से शादी कर लेता है और वो दोनों श्रीलंका चले जाते हैं, जहां वेरा अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। जैक की फियांसे उसके एजेंट से शादी कर लेती है और जैक की माँ भी उन्हीं के साथ रहती है। जैक की लिखी हुई किताब ऑन द रोड विथ वेरा 64 वीक्स तक न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर रही और वो लोगों में फेमस हो गया। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।